नमस्ते विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कला श्रेष्ठ प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय भी दें। विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आज का जो अपना वीडियो है वो है अध्याय 4 और अध्याय 5 पर आधारित है। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अफाइज, जो अमानवीय या संवेदनहीन रवैये से संबंधित मीडिया कर्मियों पर एक व्यंग्य से संबंधित कविता है, दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित है। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है विद्यार्थियों वो है सहर्ष स्वीकारा है। तो दोनों कविताओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें जिस तरीके से प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न भी आएंगे और पैटर्न इसी तरीके का रहेगा, तो आपको बड़े इत्मीनान से, शांतिपूर्वक ढंग से और आत्मविश्वास के साथ पेपर को पहले पढ़ना है और फिर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको आता है, इजी लगे, उसको पहले करना है। प्रश्न संख्या वही लगानी है, ये ध्यान रखें। बहुत कम समय बचा है और आप एक समय सारणी बना करके अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक ही सब्जेक्ट को बार लगातार नहीं पढ़ना है, आपको एकांत में और एकाग्रता के साथ, शांत चित्त के साथ अध्ययन करना है। पहला प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1929 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ विद्यार्थियों, 1929 में। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित किस शतक के कवि थे? तो अज्ञे जी ने जो है वो 4 शतक निकाले, उसमें ये दूसरे शतक के कवि हैं। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे शतक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका 1951 में हुआ, पहला इन्होंने 1943 में निकाला था। आधुनिक हिंदी कविता में रामदास के लेखक कौन थे? तो रघुवीर सहाय। बहुत अच्छी कविता है, ये प्रतियोगी परीक्षा के में भी पूछी जाती है। तो सभी प्रश्न ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी है, जो हिंदी साहित्य से या हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए। पीड़ा को पर्दे पर उभारते समय दूरदर्शन उद्घोषक का कैसा व्यवहार था? संवेदनहीन, अमानवीय व्यवहार। कैमरे में बंद अपाहिज कविता अपाहिज व्यक्ति के लिए किस प्रकार की सोच अपनाने के लिए प्रेरणा देती है? संवेदनात्मक रवैया या मानवीय व्यवहार जो नहीं था। अपाहिज व्यक्ति से कैमरे के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम को रोचक बनाना और संवेदनात्मक बनाना। कैमरे में बंद अपाहिज जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? तो ये सामाजिक उद्देश्य को पूरा करते हैं, लेकिन उद्देश्य पूरा हुआ नहीं था। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो सीढ़ियों पर धूप है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सभी कविता संकलन है। रघुवीर सहाय का संबंध किस कविता से है? समकालीन कविता से। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? लोग भूल गए काव्य संग्रह से। तो ये प्रसंग आए तो आपको लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिखना जरूरी है। हम में दोनों एक संग रुलान है, उपयुक्त दोनों शब्द किसके लिए आए? तो एक तरफ तो अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति, दूसरा दर्शक। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर दिए हैं विद्यार्थियों। आगे अब छोटे प्रश्न और भी देखते हैं। हम दूरदर्शन बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम समर्थ शक्तिवान वाक्यांश किसके लिए आया है? तो दूरदर्शन का उद्घोष करने वालों के लिए, खुद के लिए, यानी खुद की दूरदर्शन और मीडिया वालों के लिए आया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उस व्यक्ति में उस पीड़ा के प्रति समय संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने की कला होनी चाहिए। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य को पूरा करती है? ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की उस दुनिया को सामने लाने का प्रयास है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहती है, समझना नहीं चाहती है, जैसा इस कविता में हुआ दिव्यांग व्यक्ति के साथ। या अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ? तो संवाद और नाट्य की शैली, क्योंकि संवाद पूछा गया था ना, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया था और बातचीत हो रही थी, संवाद और नाट्य की शैली। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्न ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है? तो मीडिया के कारोबारी और व्यवसायीकरण के कार्य को सामने लाना, स्वार्थपरता को सामने लाना, और मीडिया अपने कारोबार को या कार्य को चलाने के लिए विख्यात और कुख्यात बनाने के लिए शारीरिक रूप से ऐसा ही व्यक्ति के साथ कैसा संवेदनहीन व्यवहार करते हैं। कविता में यह भी बताने का प्रयास किया कि मीडिया की समझ में व्यक्ति की पीड़ा बाजारू है, केवल पीड़ा को बेच करके अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। और संवेदनहीन और क्रूरता पर व्यंग्य किया गया एक अक्षम व्यक्ति के साथ जो जिस तरीके का व्यवहार, ये इसमें मूल भाव है, इसको सामने लेके आना। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर बताओ कि
बताइए कि दूरदर्शन का कार्यक्रम पूर्णतः रोचक और संवेदनात्मक कब बनता है? टेलीविज़न और कैमरे के सामने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिस प्रकार से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उनका व्यवस्थित रूप नहीं होता, पर्दे के पीछे उनका बनावटी रूप छिपा होता है। कार्यक्रमों को पूर्णतः सफल बनाने के लिए कैमरे वाले कई तरह से नाटकीय भंगिमा निर्माण करते हैं जो दर्शकों को वास्तविक लगता है, लेकिन उसका सच्चा रूप वैसा नहीं होता है। इस प्रकार बनावटी और पीड़ादायक स्थितियों को दर्शक पर्दे पर प्रस्तुत करता व्यक्ति एक जैसे मनोभाव पैदा होने लगे, अर्थात दोनों ही रोने लगे, तब ये इनका कार्यक्रम सफल होता है। पर्दे की कीमत है स्पष्ट करो, तो कार्यक्रम निश्चित समय तक ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा और उसी में वो रोचकता लेकर के आते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न भी हैं, हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई बड़ी एक तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, होठों पर कश्मशाहट है, बेचैनी है, तो ये सब प्रसंग व्याख्या आपको इसमें लिखनी है। प्रसंग और व्याख्या शब्द अलग अलग लिखना है। तो इस प्रकार इस पाठ से संबंधित हमने, अब मेरे पास बुक भी है, मैं आपको बता दूं इसमें कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं। तो एक प्रश्न इसका पाठ्य पुस्तक का था विद्यार्थियों। 30 प्रश्न कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे से क्या व्यंग्य किया है? तो मीडिया कर्मी की दुष्ट मनोवर्ती और व्यापारिक नीति पर करारा व्यंग्य किया। जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, बलशाली मानते हैं मीडिया कर्मी वाले, तो ये भी है इसमें। अब इसमें कैमरा पर मूल उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये बताना है कि किसी के दुख दर्द का बाजारीकरण कदापि नहीं करना चाहिए, उसके प्रति करुणा का भाव, सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बस थोड़ी सी कसर रह गई। किस चीज़ की कसर रह गई? कि अपाहिज व्यक्ति जो है वो रुआंसा होकर रोआ नहीं, ये कसर रह गई थी। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है का क्या आशय है? क्योंकि तय समय, एक निश्चित समय होता है, उसी में उसको कार्यक्रम करना, प्रस्तुत करना होता है, समय बर्बाद नहीं कर सकते वो भी, क्योंकि और भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने होते हैं टीवी पर। तो ये भी कुछ प्रश्न थे रघुवीर शाही के, और रघुवीर शाही का आपने 1990 में इनका विद्यार्थियों निधन हुआ था, ये भी ध्यान रखें। अगला जो अध्याय है विद्यार्थियों है गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा। तो सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकारा है। क्या क्या स्वीकारा है वो हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी है, सफलता है, सफलता, सुख दुख, आशा निराशा, सभी कुछ। तो शुरू करते हैं। इसमें मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। विद्यार्थियों आप इस अध्याय को एक बार जरूर पढ़ लें, वीडियो बिना स्किप किए देखें पूरा। चांद का मुठेड़ा किस कविता का संग्रह है? तो यह है मुक्तिबोध का है। काट का सपना किस कवि द्वारा रचित कथा साहित्य है? तो यह है मुक्तिबोध का। अगला 5वां प्रश्न है मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा उनके किस? तो भूरी भूरी खाक धूल का भी संग्रह से ली गई है। सह प्रसंग व्याख्या करोगे तो इसमें लिखना होगा। सहर्ष स्वीकारना का कवि के अनुसार मूल भाव क्या है? प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना। एक तो हम आमतौर पर स्वीकार कर लेते हैं साधारणतः, एक खुशी के साथ स्वीकार करना, तो फर्क होता है। एक काम आप है वो मन करा हंसता खेलता, एक रोता रोता करा, तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं है? वही बात है यहाँ पर। सहज स्नेह की उष्मा कवि को किस वीर्य में किस प्रकार की लगती है? तो अग्निशिखा के समान लगती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, दर्द देती है। उपयुक्त कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है। ममता के बादल की मंडराती बादलों को यह मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का लवा होता है जहाँ जड़ और निर्जीव वस्तुओं को, प्रकृति की चीज़ों को मानवीय क्रियाकलापों को जैसा दिखाई देता, आरोप लगाया जाता। दक्षिणी ध्रुव अंधकार में अमावस्या कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। दक्षिणी ध्रुव अंधकार रूपी अमावस्या, तो ये इसलिए इसमें। मुक्तिबोध जन्म किस स्थान पर हुआ? शिवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। विद्यार्थियों कहाँ पर हुआ? शिवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ध्यान रखें आप। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि मोह से मुक्ति पाने के बाद भूलने की प्रक्रिया को किस तरह घटित होते देखना चाहता है? अमावस्या की तरह। कवि मुक्तिबोध अमावस्या के अंधेरे से सामना क्यों नहीं करना चाहते हैं? अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाना चाहते हैं, या मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अंधेरे से सामना करना चाहते हैं। क्योंकि हम समस्या का सामना नहीं करते हैं तो मजबूत नहीं हो पाते। कवि मुक्तिबोध के अनुसार मनुष्य के अंदर अज्ञात भय कौन पैदा करता है? लगातार बढ़ते भौतिक व मानसिक अवलंब यानी सहारा मनुष्य के अंदर अज्ञात भय पैदा करते हैं। लगातार आदमी को कोई सहारा या प्यार मिलता रहता है ना, तो आदमी विपरीत परिस्थितियों में फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, हार जाता है। इसलिए उसको दुखों का सामना करना भी सिखाना चाहिए। मुक्तिबोध ने मनुष्य की संपूर्ण चेतना को कबीर चादर क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधकार, प्रकाश, सुख दुख, भूल, शुद्धि के संघर्षों से भरी हुई है, इसलिए ऐसा कहा है। दक्षिणी ध्रुव से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर लंबे समय अंधार रहता है, उसी प्रकार कभी भी प्रिय की विचरण की लंबी अवधि को दक्षिणी ध्रुव के
समान मानकर भोगने को तैयार है। यहाँ कवि का एकांकी जीवन उभर कर सामने आया है, ये बात है। भीतर वे ऊपर तुम मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर उपमा अनुकरण अलंकार है। तो तुम और तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो तुम और तुम्हारा शब्द उन सभी आत्मीय जनों के लिए आया है जो विशाल विश्व की उलझनों को सुलझाने में कवि की सहायता करते हैं। इसमें माँ, पत्नी, बहन, दोस्त, कोई भी प्रिया हो सकता है, जो कवि ने पाठ में भी नहीं बताया, अध्याय में। गरीबी से क्या तात्पर्य है कि धन की कमी होते हुए भी मन से धनवान होना, ये है इसका अर्थ। हर्ष स्वीकार कविता का क्या उद्देश्य, मूल भाव यह है कि जीवन में सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। सुख दुख, हर्ष विषाद, हार जीत, आशा निराशा, सफलता बराबर रहना चाहिए सभी में। और विभिन्न परिस्थितियों को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में समान रूप से रहे। ये इस पाठ का संदेश है, जो बहुत अच्छा है। विद्यार्थी जरूर याद करें इस पाठ का संदेश। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी पर चाहिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा? उसकी शब्द किसके लिए है? कवि मुक्तिबोध के अनुसार मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां और भाव एक साथ चलते हैं। कवि ने तो दृढ़ता और जघन्य कठोरता को भी बड़े मानवीय माना है। कवि के अनुसार भूल जाना भी एक कला है। अतः अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। मनुष्य को अधिक प्रकाश भी चौंधिया देता है, जैसे अधिक प्रकाश अपने आंखों को चौंधिया देता है। कई बार अमावस का अंधेरा भी संबल प्रदान करता है। अंधेरा उजेला, अमावस का अंधकार, अंधेरा मतलब है दुख भी कई बार आदमी को मजबूत बनाता है। सुख दुख, स्मृति विस्मृति, इन सभी परिस्थितियों को कबीर चादर मानकर मनुष्य को अपनी आत्मा के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जीवन किसी का एक का नहीं है, बल्कि अनेक उलझनों का है। तो जीवन में हमारे सब चीज़ें आती रहती, सुख है दुख है, तो सभी से जीवन बनता है। और उन उलझनों को सुलझाने और उलझाने में परछाई के रूप में माँ, पत्नी, बहन इत्यादि किसी की भूमिका हो सकती है। यहाँ उसकी शब्द इन्हीं भूमिकाओं को निभाने वाले लोगों के लिए आया है, जो माँ, बहन, पत्नी, दोस्त, प्रिया, कोई भी हो सकता है, अपना खास व्यक्ति। तो विद्यार्थियों, फिर ये देखो से प्रसंग है, ये भी एक महत्वपूर्ण सत्सुन मृदंड दो कि पाताल अंधकार की गुफाओं में मैं गायब हो जाऊँ, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता, लेकिन फिर भी वहाँ भी तुम्हारा इशारा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इसमें ये 2 पाठ हमने पढ़े। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि और भी कुछ प्रश्न खास हो सकते हैं। शहर स्वीकार में कवि ने क्या प्रेरणा दी है कि सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए। एक और है भीतर की शरीरता, यह है अभिनव सब मौलिक है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण का है। संजीव पासबुक का भी इशारा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। तो कहने का अर्थ यह है कि कवि के अंदर भावना रूपी जो नदी बह रही है वो मजबूती से है, खुद की मौलिक भावनाएं हैं उसमें, किसी का कोई कुछ नहीं है। तो ये भी है। तो इस प्रकार उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है, मूल भाव है, ये सब एक ही होता है। तो इसको भी याद करें विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।